भारत में तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की खपत भी काफी बढ़ गई है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में उसका असर दिखने लगा है। इसका नतीजा ये हुआ कि कविता नानावरे जैसे लोगों को रिसाइकिल करने लायक सामान तलाशने में हाथ से कचरा छांटना पड़ता है। बिस्लरी का बाटल है ना, तो वो ज़रा थोड़ा महंगा जाता है, वो 20 रुपये लेके जाता है वो। और वो काला प्लास्टिक का कम जाता है। और ये दूसरा कलर वाला रहता है ना, ऐसा सफ़ेद वाला, वो भी प्लास्टिक के भाव में जाता है। वो खाली प्लास्टिक नहीं चलता है ज़्यादा, 6 रुपये किलो में जाता है काला प्लास्टिक। भारत दुनिया में प्लास्टिक के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक उसमें से सिर्फ 13% कचरा ही रिसाइकिल हो पाता है, जबकि देश में कचरा बीनने वालों की संख्या 15 लाख है। आज बहुत सारा सामान प्लास्टिक में पैक होता है और उसमें भी बहुत सारी चीजें रिसाइकिल ना हो सकने वाले प्लास्टिक में पैक की जाती हैं। प्रकृति के लिए वे समस्या हैं, क्योंकि अगर सबको इकट्ठा भी कर लिया जाए तो भी उनकी रिसाइकलिंग के लिए पहुंचने की संभावना कम ही होती है। रिसाइकलिंग फैसिलिटी मुंबई के पास पुणे में स्वच्छ कोऑपरेटिव से जुड़े कचरा बीनने वाले मजदूर हर तरह का प्लास्टिक कचरा बीनते हैं। इसमें मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक यानी MLP भी होता है। पुणे नगर निगम ने घरों और दुकानों आदि से कचरा उठाने का जिम्मा उन्हें सौंपा है। हमें अक्सर मिला जुला कचरा उठाना पड़ता है, जो एक बड़ी चुनौती है। लोग एक ही थैली में गीला और सूखा कचरा डाल देते हैं, जैसे डायपर, सैनिटरी पैड और कंडोम, सब एक साथ। हमें उन्हें हाथों से छांटना पड़ता है, जिसमें काफी मेहनत लगती है। हमने लोगों से कई बार कहा कि गीला कचरा अलग डालो, लेकिन कोई नहीं सुनता। बड़ी दिक्कत होती है। छंटने से रह गया प्लास्टिक का कचरा रिसाइकिल नहीं हो सकता, लेकिन स्वच्छ के सदस्य मल्टी लेयर्ड और सिंगल लेयर्ड दोनों तरह के प्लास्टिक को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। ये ITC लिमिटेड के साथ स्वच्छ के गठजोड़ का नतीजा है। ITC इस काम में मदद कर रही है। कंपनी प्लास्टिक और पर्यावरण के अनुकूल यानी दोनों किस्म की पैकेजिंग करती है। हमने ITC से उसके प्लास्टिक इस्तेमाल और स्वच्छ के साथ साझेदारी को लेकर और जानकारी चाहिए, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला। स्वच्छ सहकारी के मुताबिक ITC की मदद से ही पुणे में प्रोजेक्ट संभव हो पाया है। इसके लिए जो सिस्टम है वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि कचरा उठाने, ले जाने, छांटने, रिसाइकल करने वाले तक MLP पहुंचाने और फिर रिसाइकलिंग का काम, इन तमाम चीज़ों की लागत बहुत ज़्यादा है। रिसाइकल हुए सामान की कीमत से कहीं ज़्यादा। यहाँ ITC की भूमिका है और वो उस लागत की भरपाई करती है, जिसे वायबिलिटी गैप कहते हैं। मेक दिस ऑपरेशन वायबल। पुणे में घूम घूम कर सारिका गायकवाड़ को जो भी मिलता है उसे जमा कर वो एक कलेक्शन पॉइंट पर ले आती हैं। प्रति किलो प्लास्टिक के लिए अब उन्हें पर्याप्त पैसा मिलने लगा है। MLP को कोई कबाड़ी नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसे रिसाइकलिंग मार्केट में बेचना काफी मुश्किल होता है। उसे रिसाइकिल करना भी काफी मुश्किल है। स्वच्छ में हमें MLP के लिए ज्यादा पैसा मिलता है, जिससे हमारी आमदनी बेहतर हुई है। स्वच्छ के सदस्य हर साल करीब 1200 मीट्रिक टन मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक जमा कर यहां इस रिसाइकलिंग फैक्ट्री में लाते हैं। कन्वेयर बेल्ट्स, श्रेडर्स, सॉर्टर्स और एक्सट्रैक्टर्स से होते हुए ये प्लास्टिक फिर से इस्तेमाल होने वाली चीजों में बदला जाता है। उससे फिर कोई नई चीज बनाई जा सकती है। In one of our studies back 2021 के अपने अध्ययन में हमें पता चला कि दरअसल इनफॉर्मल सेक्टर ही फॉर्मल रिसाइकलिंग वैल्यू चेन को चला रहा है। The formal recycling value chain does not उस चेन के पास अलग अलग तरह की चीजों को जमा करने, प्रोसेस करने और उनकी पहचान कर पाने की क्षमता नहीं है। and falls back इनफॉर्मल सेक्टर के पास इस काम की विशेषज्ञता और सामर्थ्य है। informal sector in order to have access to these materials. इधर मुंबई में कचरा बीनने वालों की यूनियन की प्रमुख कहती हैं कि उनके मजदूरों को भी बेहतर सुविधा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हम सबसे नीचे है, हमारे ऊपर पूरी इंडस्ट्री चलती है।
और वो पैसा बनाने वाले कंपनी वाले वो लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन हमारे तरफ देखते भी नहीं। तो अगर हम नहीं एक एक उठा के उनको देते तो उनका कंपनी चलती थी क्या? भारत सरकार के प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम कानून कचरा बीनने वालों की भूमिका की अनदेखी करते हैं। जानकार कहते हैं कि एनहांस्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी संभव है जब कंपनियां इन मजदूरों के काम को पहचान कर अच्छा भुगतान करें। कंपनियां मल्टीलेयर पैकेजिंग जैसी मुश्किल चीजों की रिसाइकलिंग के लिए असल लागत का सिर्फ 10% भुगतान ही कर रही हैं। इस 10 रुपए में से 9 रुपया तो बाहरी लागत है, जिसका मतलब या तो उपभोक्ता भुगतान कर रहे हैं या शहर प्रशासन या राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस प्लास्टिक के प्रबंधन की लागत चुका रही है। लेकिन ऐसी रिसाइकलिंग महंगी है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर चलाना मुश्किल है। ये कार्यक्रम कचरा बीनने वालों को बेहतर जीविका दिलाने में मदद कर रहा है, लेकिन प्लास्टिक में कटौती शायद ही एक ठोस हल हो सकता है।